तर आज आपला विषय आहे मंटोचे कथाविश्व. मंटो म्हणजे सादत हसन मंटो हा 20व्या शतकामधला उर्दूतला एक अतिशय महत्वाचा लेखक. म्हणजे उर्दू साहित्यकारांची जर आपण यादी बनवली, विशेषतः गद्य साहित्यकारांची, तर अग्रक्रम ज्यांना द्यावा लागतो असे प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंग बेदी या मंडळींच्या बरोबरीने मंटोचा क्रमांक लागतो. म्हणजे त्याचं कथाविश्व जे आहे, कथासाहित्य जे आहे, वेगळ्याच प्रकारच्या कथा त्याने लिहिलेल्या आहेत. युनिक कथा आहेत खरोखर. आता एक कथा आपण सादर करणारच आहोत तेव्हा तुम्हाला कळेलच. आणि त्याचं आयुष्यही तितकंच चित्रविचित्र होतं. तर भाटे मॅडमना मी आता विनंती करतो की मंटोच्या एकंदरीत आयुष्याचा, त्याच्या साहित्यिक प्रवासाचा थोडासा परिचय करून द्यावा. चालेल सर. त्याचं जे म्हणजे हे जेव्हा पार्टिशन झालं तेव्हा त्यांनी जे म्हटलं, इसी सरहद पे डूबा था सूरज दो टुकड़े होकर, इसी सरहद पे जख्मी हुई थी सुबह आजादी. हे जे म्हटलं ते त्याच्या हृदयात ते जे दुःख होतं ते कायम तसंच राहिलेलं होतं. सादत हसन मंटो याचा जन्म 1912 पंजाब मधील लुधियाना या डिस्ट्रिक्ट मध्ये झाला. तर एक उच्च शिक्षित मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्याचे कुटुंब खरं तर मूळचं काश्मीरचं. त्यांचे वडील जज होते. त्यांची नेहमी बदली होत असे आणि म्हणून मुलं वेगवेगळ्या शाळेमध्ये शिकली. खरं तर मंटोची भावंड धार्मिक आणि अभ्यासाला वाहून घेतलेली अशी होती. मंटो असा वेगळा होता. तर मंटो मित्रांना गोष्टी सांगणं, नाटक लिहिणं, ते बसवणं, ते सादर करणं अशा गोष्टी तो शाळेतच करत असे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात पण त्याने विद्यार्थी दशेतूनच भाग घेतला होता. परदेशी साहित्यिकांचं उत्तम साहित्य त्याने वाचलेलं होतं, कारण त्याचं इंग्रजी अतिशय चांगलं होतं. आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात त्यानं व्हिक्टर ह्युगो यांच्या द लास्ट डेज ऑफ कंडेम्ड मॅन या कादंबरीच्या अनुवादाने केलेली होती. म्हणजे पहिली गोष्ट त्यांनी लिहिली असेल तर ती, आणि ते अनुवाद त्याचा. तर या सुरुवातीच्या काळात त्याच्यावर व्हिक्टर ह्युगो, मॅक्सिम गोर्की, आंतोन चेखाव इत्यादी फ्रेंच व रशियन क्रांतिकारी लेखकांचा फार मोठा प्रभाव होता. त्याने पुढे अलीगड युनिव्हर्सिटीतून ग्रॅज्युएशन केले. तेथे तो प्रगतिशील कवी, खूप सगळ्या कवींना भेटला. त्यापैकी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सरदार जाफरी यांना तो भेटला. त्यांच्या विचारांची मंटोवर खूपच छाप पडली. तो सतत आपल्या मनात सामान्य लोकांचा विचार करत असे आणि त्यांनाच आपलं केंद्रबिंदू मानून तो आपलं लिखाण करीत असे. कमालीचं संवेदनशील मन, उपजत प्रतिभा आणि लिखाणावर मेहनत करण्याची तयारी यामुळे त्याचं साहित्य अत्यंत उच्च दर्जाचे असले. त्याने नियमित लिहायला सुरुवात पत्रकारितेसाठी केली. म्हणजे मुंबईत तो पत्रकारितेसाठी आलेला होता आणि त्याच्यासाठी त्यांनी पहिली सुरुवात म्हणजे नियमितपणे लिहायला सुरुवात त्याने केली. नंतर हिंदी सिनेसृष्टी संबंधी लिखाण पण त्याने बरंच केलं. स्वतंत्र नाटके लिहिली. त्याचे 22 कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. असे अनेक मंटोचा लेखन प्रवास घडला. फाळणीच्या जखमांनी त्याच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. समाजातील सत्य आणि विद्रूप घटनांचे वास्तव त्यांनी निर्भीडपणे मांडले. तो त्याच्यामध्ये कुठली माघार त्यांनी घेतली नाही. भारताची फाळणी, धर्मांधता, त्याने होणारी हिंसा, समाजातील दारिद्र्य, वेश्यावृत्ती इत्यादी अनेक विषय आणि त्याच्या आसपास वावरणाऱ्या लोकांच्या बद्दलच्या त्या कथा असत. त्याचं लग्न साफिया नावाच्या महिलेशी झालं आणि त्याला 3 मुली होत्या. पण साफियाबद्दल जास्त काही मला कुठे मिळालं नाही. समजा सरांना माहिती असेल तर ते सांगतील. मंटोच्या मुंबईतील सिनेमाच्या विश्वातील सफरीबद्दल पण मला जास्त काही पुस्तकात मिळालं नाही. म्हणजे तो तिथे रुळला नाही एवढं मात्र खरं.
म्हणजे तिथे त्याच्या त्याच्या लिखाणाला कदाचित तोचपणा असेल फाळणीच्या दुःखाचा, तर त्यामुळे सुद्धा तो जास्त टिकू शकला नाही असं सुद्धा असण्याची शक्यता आहे. त्याला मुंबईत राहायला आवडायचं. त्याचे कुटुंबीय लाहोरला गेले, पण आपल्या तिन्ही लहानग्या मुलींना घेऊन तो मुंबईतच राहिला. नागपाडा, भायखळा, फोरास रोड या भागात बकाल चाळीतून तो राहत होता. तिथली भाषा त्याने आत्मसात केली. म्हणजे ह्या सगळ्या एरियामध्ये बोलली जाणारी भाषा त्याने आत्मसात केली आणि आपल्या लिखाणातून ती उर्दूमध्ये आणली. तिथल्या गरिबीवर, सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनावर तो सतत लिहित गेला आणि त्याचं लिखाण मोठ्या जलद गतीने व्हायचं आणि सतत चालू असायचं. इथेच राहायचं काम भारतात का लाहोरला जायचं हे ठरवायला त्याला वेळ लागला. जानेवारी 1948 साली मुलींना घेऊन तो शेवटी लाहोरला गेला. तरी लिखाण सतत चालूच. कित्येक वेळा त्याला अश्लील लिखाण केले म्हणून जेलमध्ये डांबले गेले. मंटोने आपली लिखाण शैली बदलली नाही. 22 कथासंग्रह, एक कादंबरी आणि बरंच लिखाण केवळ 44 वर्षाच्या आयुष्यात त्याने केले. त्या शॉर्ट स्टोरीज पैकी थंडा गोश्त, तोबा टेक सिंग, खोल दो, नया कानून आणि काली शलवार या प्रसिद्ध गोष्टी आहेत. तर त्याच्या शेवटच्या भागाबद्दल मी बोलले नाही की त्याला त्या दुःखातून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी खूप म्हणजे दारू पिण्यास सुरुवात केली होती आणि त्याच्यामुळे त्याची फार शरीराची वाताहत झाली. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशात त्याच्यावर आणि जानेवारी 1948 साली तो परत इकडे लाहोरला गेला. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशात त्याच्यावर चित्रपट निघाले. पहिला चित्रपट पाकिस्ताननी काढला 18-19 वर्षापूर्वी आणि त्याच्यानंतर चित्रपट भारतात निघाला. मला वाटतं तोपर्यंत तो कोणी काढला होता तर सरबत. हा, हो बरोबर. तर ह्या दोन्ही चित्रपटांचं कंपॅरिझन सतत चालतं. म्हणजे त्याचं असं की कुठला चांगला हे कळत नाही त्याच्यामध्ये. तर म्हणजे कुठला चांगला म्हणण्यापेक्षा कुठला थोडा वरचढ हे कळत नाही. कारण प्रत्येक चित्रपटाला म्हणजे भारतीय आणि पाकिस्तानी चित्रपटाला पॉझिटिव्ह आणि नॉट सो पॉझिटिव्ह असे सगळे हे आहेत. तर दोन्ही चित्रपट खूप वाखाणले गेले दोन्ही बाजूला सरहदीच्या. आणि अशा तऱ्हेचा सरहदीवरचा लेखक तो अत्यंत संवेदनशील होता. त्याने अशा शॉर्ट स्टोरीज लिहिल्या की ज्याच्यावर एक पिक्चर प्रत्येक ह्याच्यावर एक निघू शकेल असं. मला त्याचं बघितल्यानंतर आपल्याकडच्या ज्या उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई त्यांच्यामध्ये आणि यांच्यामध्ये मला खूपच साम्य अशा तऱ्हेने की खूप म्हणजे लेखन अत्यंत त्या स्वतः संवेदनशील होत्याच, पण त्यांनी कुठलाही कॉम्प्रोमाइज नाही केला. म्हणजे महिला असून आणि त्याच काळातल्या साधारणतः मंटो 1912 साली जन्मला आणि त्या 1915 साली जन्मला. तर हे मला थोडस वाटलं की आपण कधीतरी इस्मत कापाचं बघूया त्यावेळेला बघता येईल. थँक्यू. मला आणखी काही राहून गेलं असेल शिवदे सर तर तुम्ही त्यात ऍड करू शकता. नाही, तुम्ही खूपच चांगल्या प्रकारे मंटोचा एकंदर परिचय करून दिला. मंटो हा विक्षिप्तच होता पहिल्यापासून आणि तो विक्षिप्तपणानंतर त्याचा वाढतच गेला. म्हणजे जिनियस इज अकेन टू मॅडनेस ही म्हण आहे त्याप्रमाणे मंटो हा मानसिक दृष्ट्या एक रुग्ण होता. कधी बॉर्डर लाईनला असायचा तर कधी त्याचं वेळ इतकं वाढायचं की त्याला वेड्यांच्या इस्पितळामध्ये भरती करायची पाळी यायची. तर अशा प्रकारे त्याच्या वेड्यांच्या इस्पितळाच्या वाऱ्या देखील झाल्या. एकदा अशाच प्रकारे तो वेड्यांच्या इस्पितळामधून त्याला डिस्चार्ज दिला होता आणि मग बाहेर आल्यानंतर तो म्हणाला की मैं छोटे पागलखाने से बड़े पागलखाने में आ गया हूँ. छोटे पागल दुनिया के एक छोटे पागलखाने से मैं दुनिया के बड़े पागलखाने में आ गया हूँ. तर हे टिपिकल आहे. म्हणजे मंटोचं हे अतिशय भेदक आणि मार्मिक अशा प्रकारचं लिहिण्यामध्ये त्याचा हातखंडा होता. मंटोविषयी जास्त काही आता
सांगत बसण्यापेक्षा आपण त्याची एक कथा इथे आता घेऊया आणि त्या कथेचा सरळ आस्वाद घेऊया. कथेविषयी मी काही सांगत नाही, तुमची उत्सुकता तशीच कायम ठेवतो, कारण कथा स्वतःच उलगडत जाईल आणि तिची काही प्रस्तावनेची काही गरजच नाहीये या कथेला, इतकं त्याचं लिखाण प्रभावी आहे. कथा कुठल्याही विषयावर आहे हे पण सांगत नाहीये. आपण सरळ आता कथेला सुरुवात करूया. फक्त त्याच्यात काही उर्दू शब्द जे थोडेसे अवघड आहेत तेवढ्यापुरता मी त्यांचा अर्थ सांगत जाईल. तर आता या कथेला मी सुरुवात करतो. कथेचं नाव आहे काली शलवार. सुरुवातीला फक्त एक दोन गोष्टी सांगायच्या आहेत. काली शलवार म्हणजे, शलवार हा तर स्त्रियांचा पोशाख आहे, माहिती तुम्हाला, आपल्याला पायजमा किंवा पॅन्टच्या स्वरूपामध्ये जे वापरतात स्त्रिया, शलवार कमीज, त्याच्यामध्ये जो खालचा जो गारमेंट असतो, वस्त्र असतं, त्याला शलवार म्हणतो आपण. आणि काळं वस्त्र वापरणं हा एक संकेत आहे मुस्लिमांमध्ये, विशेषतः शिया मुस्लिमांमध्ये. जेव्हा मोहरमचा महिना लागतो तेव्हा, पूर्वीच्या काळी तरी होता, आता सध्या आहे की नाही माहिती नाहीये. ही कथा 1941 मध्ये, म्हणजे जवळजवळ 80 वर्षापूर्वी लिहिली गेलेली आहे, पण अजूनही असेल, काही जुन्या परंपरा चालू राहतात. तर बरेचसे मुस्लिम, विशेषतः शियापंथी मुस्लिम, मोहरमचा महिना लागला की काळी वस्त्र परिधान करतात, म्हणजे स्त्रिया आणि पुरुष. हा त्यांचा एक प्रकारचा एक रूढी येते. त्याचं कारणही तुम्हाला माहिती आहे की मोहरम हा दुःखाचा महिना असतो. ते हजरत इमाम हुसेन म्हणजे मोहम्मद पैगंबरांचे नातू या महिन्यामध्ये करबलाच्या लढाईमध्ये मारले गेले. आणि मोहरम हा आनंदाचा सण नसून खरं म्हणजे दुःखाचा सण आहे. ते दुःख प्रकट करण्याचा, त्यांची आठवण करण्याचा सण असतो. म्हणून ते दुःख, त्या दुःखाचं एक चिन्ह म्हणून मुस्लिमांमध्ये, विशेषतः शिया मुस्लिमांमध्ये काळी वस्त्र परिधान करायची प्रथा आहे. तर या कथेचं नाव काली शलवार हे त्याच्यावरूनच आलेलं आहे. आता आपण सरळ कथेकडे वळूया. दिल्ली आने से पहले, माझं बोलणं नीट ऐकू येते सगळ्यांना? होय सर. दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी. एखादा शब्द कळला नाही तर मला इंटरप्ट करा, मी बहुतेक शब्दांचे अर्थ सांगतच जाईल मधून मधून. दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी जहां कई गोरे. उर्दू स्क्रिप्ट मध्ये वाचताय का? नाही, उर्दू नाही, मी हे देवनागरीतच वाचतोय. देवनागरीमध्ये उपलब्ध आहे ही कथा, आणि तुम्हालाही वाचता येईल, इंटरनेटवरती सहजगत्या उपलब्ध आहेत. पण त्याच्यामध्ये उर्दू शब्द बरेचसे आहेत, जसं येतील तसे मी सांगत जाईल. नाही, मग तुम्ही आता वाचताना स्क्रीन शेअर कराल? स्क्रीन पण शेअर करता येईल, मला काही हरकत नाही, तसं करतो. बरं, चालेल. स्क्रीन शेअर झाला? होय सर. दिसतोय आता? हो सर, थोडं थोडं फॉन्ट वाढवा सर, म्हणजे थोडं हो, ठीक आहे, चालेल. थोडं झूम करा. पण तुम्ही माझं बोलणं ऐकण्यामध्ये कदाचित डिस्टर्ब होईल, ते तुम्ही ते वाचायला गेलात तर. बरोबर आहे सर. तुम्ही नाही, आम्ही तुमच्याकडेच लक्ष देतो, पण काही जर असं डाऊट आलं तर ह्याच्या स्क्रीन मध्ये बघतो. हा, नाही, पण दोन्ही गोष्टी एकदम होणार नाहीत ते तशा. ठीक आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही स्क्रीनकडे लक्ष न देता माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्या, बरं. म्हणजे ती कथा जास्त चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला समजेल. जास्त योग्य. हो, स्क्रीन बंद केला तर जास्त बरं होईल मला वाटतं, म्हणजे ठीक आहे सर, करा. माझं चित्र तुम्हाला जरा स्पष्ट दिसेल. ठीक आहे, ठीक आहे. आता स्क्रीन बंद झालाय ना? बरं, मी आता कथेला सुरुवात करतो. दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी जहां कई गोरे उसके गाहक थे. उन गोरों से मिलने जुलने के बाईस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी. 22 म्हणजे त्या कारणामुळे, म्हणजे
तिला ती गोरी मंडळी भेटायची, त्यामुळे इंग्रजी भाषेची 10-15 वाक्य तिला यायला लागलेली होती. म्हणजे इन द बार्गेन. हाँ, उन गोरों से मिलने जुलने के 22 म्हणजे कारण, उन गोरों से मिलने जुलने के 22 वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी. उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी. आम गुफ्तगू म्हणजे नेहमीचं बोलणं आणि इस्तेमाल म्हणजे वापर करणं. उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान, तमंचा म्हणजे काय माहिती ना तुम्हाला? तमंचा म्हणजे बंदूक. तर ह्या कथेमध्ये ही कथा एका वेश्येच्या जीवनावरती आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये बरीचशी वेश्यांची नावं आलेली आहेत. तमंचा जान हे पण एक मजेदार नाव, एका वेश्येचंच नाव आहे. उसका कारोबार न चला तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जबकि खाने को ही नहीं मिलता. अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था. छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी. ये गोरे उसके हम वतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे. हम वतन म्हणजे देशबंधू, देशवासी. हाँ, देशवासी है. इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी जबान से ये ला इल्मी म्हणजे अज्ञान, उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी. म्हणजे ह्या भाषेविषयीचं अज्ञान तिला उलट फायदेशीर ठरत होतं. कसं फायदेशीर ठरत होतं? अगर वो उससे कुछ रियायत म्हणजे कंसेशन, अगर उससे कुछ रियायत चाहते थे तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहिब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता. और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी. वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते थे तो उनसे कहती, साहिब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामजादा है, समझा. ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, म्हणजे बोलण्यामध्ये ती कठोर आवाजामध्ये ते बोलत नसे. ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती थी. ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते. मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था. 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए हो, जहां उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं. मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2, और उन 6 ग्राहकों ने उससे खुदा झूठ न बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे. 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था. सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था. मगर ताज्जुब की बात है, ताज्जुब म्हणजे आश्चर्य, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा न देंगे. न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा. चुनाचे म्हणजे देयरफॉर, चुनाचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए से 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कम कहो तो मैं न लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहो तो रहो वरना जाओ. छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार न की और उसके हाथ ठहर गया. जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद कर वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का. उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब से निकालकर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है. गनीमत म्हणजे फॉर्च्यून. 18.5 रुपए 3 महीनों में 20 रुपए माहवार तो इस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान
अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी। पाखाना मतलब टॉयलेट। और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफाए हाजत के लिए उस पाखाने में गई, रफाए हाजत म्हणजे टॉयलेट करणे, शौचालय जाणे। पहले दिन जब वो रफाए हाजत के लिए उस पाखाने में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। शिद्दत म्हणजे एक्सट्रीम पेन, शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब वह उठने लगी, फारिग म्हणजे मोकळ, फारिग होकर जब वह उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, रिहाइश म्हणजे राहणे, हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जो ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनाइन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये वो पाखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुझे जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूं। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पैखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनाचे 4 बरस वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर लेके आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पे बैठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफ उल एतिकाद थी, ज़ईफ उल एतिकाद म्हणजे भोळी, म्हणजे पटकन विश्वास ठेवणारी, ज्याला इंग्रजीमध्ये गलिबल म्हणतात। औरत चूंकि ज़ईफ उल एतिकाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भागवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनाचे इस खुश एतिकादी ने खुदाबख्श की वक़्त उसकी नजरों में और भी बढ़ा दी। खुश एतिकादी म्हणजे खुश फहमी किंवा एक भोळा भाबडा चांगला समज, आणि वक़्त म्हणजे रिस्पेक्ट। म्हणजे तिला वाटलं की हा एक चांगला शुभशकुनी माणूस आहे आणि म्हणून आपला धंदा खूप जोरात चालायला लागला आणि म्हणून खुदाबख्श बद्दल रिस्पेक्ट तिच्या मनामध्ये वाढला। खुदाबख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना उसे पसंद नहीं करता था। चुनाचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था। रेलवे स्टेशन म्हणजे अंबालेचा रेलवे स्टेशन, इसलिए उसने फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहीदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर दिया, जहां वो गोरों के फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतद्दद गोरों से वाकिफियत हो गई। मुतद्दद म्हणजे न्यूमरस, बरेचशे संख्येने, आणि वाकिफियत म्हणजे पहचान, म्हणजे ओळख।
छावनी के मुतद्दद गोरों से वाकिफियत हो गई. चुनाचे वो सुलताना को वहीं ले गया. म्हणजे छावणीत गेले दोघेही, अंबाला छावणीमध्ये. यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिए से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल गाहक बन गए. मुस्तकिल म्हणजे नेहमीचे, परमनंट. और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई. सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे. बूंदे म्हणजे कानातले झुमके. 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवा ली. 10-15 अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली. घर में फर्निचर वगैरह भी आ गया. किस्सा मुख्तसर ये, म्हणजे गोष्ट सारांशाने सांगायची तर ये किस्सा मुख्तसर ये कि अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएकी न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली. सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी. उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया. बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा. अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी. फिर वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह थी. खानकाह म्हणजे दरगाह. उसे बेहद अकीदत थी. अकीदत म्हणजे विश्वास, श्रद्धा. उसे बेहद अकीदत थी. चुनाची जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई. जहां पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपए माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो दोनों रहने लगे. एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी. म्यूनिसिपल कमेटी में शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था. कस्बी म्हणजे कसबीण म्हणजे वेश्या, प्रॉस्टिट्यूट. मराठीमध्ये पण कसबीण हा शब्द आपण वापरतो. तर दिल्लीच्या त्या ह्या सेक्स वर्कर बायकांसाठी त्यांनी ठरवून दिलेला होता. खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह पर अपने अड्डे न बनाए. नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट. रिहायशी म्हणजे रेसिडेंशियल. क्योंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई. पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, पेशानी म्हणजे पुढचा भाग, फ्रंट, हाँ, तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई जहां मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है. ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लेती थी. इसी तरह उसने और भी बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी. मसलन म्हणजे उदाहरणार्थ बड़े बड़े हुरूफ में म्हणजे मोठ्या मोठ्या अक्षरात जहां कोयले की दुकान लिखा था वहां उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी कभी रेडिओ घर में गाणे जाया करती थी. आता वेश्यांमध्ये बरेचसे म्हणजे कॅटेगरीज असतात. काही गातात, काही नाचतात, म्हणजे काही त्याच्यातल्या कलावंतिणी असतात, त्या रेडिओवरती प्रोग्राम वगैरे पण करायच्या. जहां शरीफा के खाने का आला इंतजाम है लिखा था. शरीफा के खाने का आला इंतजाम म्हणजे काय? शरीफ म्हणजे सुसंस्कृत लोक, सभ्य लोकांसाठी जेवणाची सोय. आला इंतजाम म्हणजे श्रेष्ठ दर्जाची सोय आहे असं लिहिलेलं होतं. जहां शरीफा के खाने का आला इंतजाम है लिखा था वहां उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी. निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी. निवाड म्हणजे काय? आपल्या पूर्वी त्या पट्ट्यांच्या बाजा बनवायच्या ना, पलंग, त्याला निवार म्हणायचे. म्हणजे कापडाचे असे छोटे छोटे पट्ट्यांचे पलंग बनवायचे, त्याला निवाड़ म्हणतात. निवाड़ के कारखाना के ऊपर अनवरी रहती थी जो उसी कारखाना के सेठ के पास मुलाजिम थी. मुलाजिम म्हणजे नौकर. त्या कारखान्यामध्ये ती अनवरी नौकरी करत होती. क्योंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करना होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे. अशा प्रकारचं बरंच व्यंग आणि सटायर ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आलेली आहे या कथेमध्ये. आणि अत्यंत सूक्ष्म वर्णन त्याने समाजाच्या प्रत्येक स्तरातल्या म्हणजे व्यक्तींचं केलेलं आहे. ते ह्या शैलीचं वैशिष्ट्य आहे म्हणतोच. दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी ही आते हैं. चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी
पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत तशवीश हुई, म्हणजे अस्वस्थता। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूं आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में न आए। खुदाबख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसी बाबत सोच रहा हूं। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से, जंग म्हणजे दुसरं महायुद्ध चालू होता, जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर यह हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए। तवज्जो म्हणजे लक्ष देणे, म्हणजे त्या आवाजाकडे त्यांचं लक्ष गेलं। आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला गाहक था जिसने 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए वहां पर तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में, यहाँ क्या धरा है। भाई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सदका समजो। सदका म्हणजे सदका म्हणजे काय? सदका म्हणजे डोक्यावरून आपण काय ओवाळून टाकतो ना, त्याला सदका म्हणतात। म्हणजे एखादी रक्कम एखाद्याला ओवाळणी करतो आपण, त्याला सदका म्हणतात। तर तशा अर्थाने सदका। हाँ, जो भी नुकसान हुआ उसे सदका समझो। इस कंगनी को बेचकर आओ, मैं असबाब वगैरह बांधकर तैयार रखती हूँ। असबाब म्हणजे सामान। आज रात की गाड़ी से ही यहां से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्तान के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़िया सब की सब यहीं वापस आएगी। ये तुम्हारी चूड़िया सब की सब यहीं वापस आएगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। कारसाज म्हणजे काय? कार म्हणजे काम, साज म्हणजे करणारा, म्हणजे परमेश्वर खूप चांगलं काम करणारा है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। यहां भी वो कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। असबाब म्हणजे सामान। सुल्ताना चुप हो गई। चुनाची आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। बचे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। हीला म्हणजे प्रोफेशन किंवा काही काम करणे, व्यवसाय। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा। सुल्ताना को इसका दुख भी हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थी जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। तर्क करने म्हणजे छोड़ने। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती। कभी छालियां काटती रहती। छालियां म्हणजे सुपारी। कभी छालियां काटती रहती, कभी अपने पुराने कप और फटे हुए कपड़ों का सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती। जंगला म्हणजे काय? रेलिंग बाल्कनीचं। बाल्कनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ
घंटो बेमतलब देखती राहती. साकीत म्हणजे एका जागी उभे राहिलेले आणि मुतहर्रिक म्हणजे चालू असलेले म्हणजे हलणारे. म्हणजे तिथे दोन्ही प्रकारची रेल्वे यार्डामध्ये इंजिन असतात. काही राऊंड मारत असतात तर काही एका जागेवर उभी असतात. त्यांना साकीत और मुतहर्रिक. आपण अक्षरांच्या बाबतीमध्ये साकीत और मुतहर्रिक पण हे शब्द वापरतो. सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था. दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गाठे पड़ी रहती थी. आता हे मंटोचं अत्यंत सूक्ष्म वर्णन त्या सगळ्या विभागाचं त्याने केलेलं आहे. हे जरा ऐकण्यासारखं आहे. और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे. बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटलियां बिछी हुई थी. धूप में लोहे की ये पटलियां चमकती थी तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती थी जिस पर नीली नीली रगे बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थी. इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थी, कभी इधर कभी उधर. उन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी. सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता. धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गंदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था. सुंदर उपमा दिलेली आहे. भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटड़ियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे. फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटड़ियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता. म्हणजे गाडीच्या कुठल्या डब्याला एखाद्या इंजिनाने धक्का देऊन सोडून दिलेलं आहे रेल्वेच्या रुळावरती. त्याच्याकडे पाहून तिला आपल्या स्वतःच्या परिस्थितीची आठवण व्हायची. वो सोचती थी उसे भी किसी ने जिंदगी की पटड़ी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है. दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चल रही है न जाने कहां. फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी किसी ऐसे मकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा. यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बाकी पटड़ियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे. अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था. अब तो कभी कभी उसके दिमाग में यह भी ख्याल आता था कि ये जो सामने रेल की पटड़ियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है. चकला म्हणजे काय, गल्ली म्हणजे एक गल्ल्यांचं एक नेटवर्क असतं त्याला चकला म्हणतात. जिथे बहुतेक वेश्यावस्ती असते अशा विभागाला चकला म्हणतात. मुंबईत पण चकला स्ट्रीट म्हणून आहे. हाँ, चकला स्ट्रीट. जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है. बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर ढकेलते रहते हैं. सुल्ताना को तो बाज औकात म्हणजे बऱ्याच वेळा, सुल्ताना को तो बाज औकात ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके आया करते थे. फिर कभी कभी जब वो इस इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरती देखती तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठे की तरफ देखता जा रहा है. सुल्ताना समझती थी कि ऐसे बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है. चुनाचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया. खुदाबख्श ने उससे बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ. मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र में रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा. पूरे 5 महीने हो गए मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ न खुदा बख्श का. मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था.
मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वजह की कमीज बनवाई थी, जिसकी आस्तीन ने काली जॉर्जेट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सॅटिन की शलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी. बघा, स्त्रियांच्या पोशाखाचं किती बारीकीने वर्णन केलेलं आहे या मंटोने. अनवरीने रेशमी जॉर्जेट की एक बडी नफीस नफीस म्हणजे डिसेंट किंवा एक शानदार. अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी. उसने सुल्ताना से कहा कि वो इस साड़ी के नीचे सफेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है. इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी, जो बड़ा नाजुक था. सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसे इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तितायत नहीं रखती थी. इस्तितायत म्हणजे कैपेसिटी. अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था. मगमूम म्हणजे दुखी. उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है. घर बिल्कुल खाली था. खुदाबख्श हस्बे मामूल बाहर था. हस्बे मामूल म्हणजे नेहमीप्रमाणे. देर तक वो दरी पर गाव तकिया सर के नीचे रखकर, दरी म्हणजे सतरंजी, तकिया सर के नीचे रखकर लेटी रही. पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के पास अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई, ताकि गम अफजा ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दे. गम अफजा म्हणजे दुःखी विचारांना आपल्या मनातून काढून टाकण्यासाठी ती बाल्कनीमध्ये जाऊन उभी राहिली. सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई न था. शाम का वक्त था. छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्दो गुबार दब गया था. गर्दो गुबार म्हणजे माती. पावसाची शिंपण झाली होती, त्यामुळे माती खाली बसली होती. बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते थे. ऐसे ही एक आदमी ने, आता ह्या गिराहिकांचं वर्णन आहे त्या वस्तीमधल्या, ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा. सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था. सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिल में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहना रखा है. ये अजीबो गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया, जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था. सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया. उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया. वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया. सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया. जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिए, सिलसिला गुफ्तगू म्हणजे बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे. वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया. तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और कुछ सोचकर इधर आए. वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया. तुम्हें गलत फहमी हुई. मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था. वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी. मुझे ये मंजर पसंद आया. फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ. सब्ज म्हणजे हिरवा, हिरवा दिवा. फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया. सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है. ये कहे उसने कमरे का जायजा लेना सुरू कर दिया. जायजा लेना म्हणजे पाहणी करणे. त्या खोलीची त्याने पाहणी करायला सुरुवात केली. फिर वो उठ खड़ा हुआ. सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं. चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ. सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए. उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से
उन कमरों का मुआयना किया। मुआयना म्हणजे पहाड़ी। ऑब्जर्वेशन। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्सित कद का मामूली शक्लो सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थी। तो एक साधारण त्याचं एक शरीर होतं बिल्ट, आणि चेहरा वगैरे पण साधारणच होता, पण त्याचे डोळे जे होते ते साफ होते, म्हणजे जसे शराबी लोकांमध्ये डोळे असे सगळं हे तर्र झालेले दिसतात तसे नव्हते। गैर मामूली तौर पर म्हणजे एक्स्ट्राऑर्डिनरीली साफ और शफाफ उसकी आंखें थी। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, कनपट्टियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। खाकस्तरी रंग की गर्म पतलून पहने था, म्हणजे एक खाकी रंगाची पॅन्ट घातलेली होती। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर को ऊपर उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं, कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम्ही ने है ना मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो उठ बैठा। मैं समझा, लो अब मुझसे सुनो, जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देना ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेअख्तियार हंसी आ गई। बेअख्तियार म्हणजे अनकंट्रोलेबल। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो रोज तुम लोग करते हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात न हुई, आप कुछ न कुछ तो जरूर करते होगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ न कुछ जरूर करती होगी, झक मारती हो। मैं भी झक मारता हूं, तो आओ दोनों झक मारे। मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के लिए दाम में कभी दिया नहीं करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होता है? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से ऐसे एक खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है। खुदा रसीदा म्हणजे ईश्वराने पाठवले, रसीद करणे म्हणजे पाठवणे, म्हणजे ईश्वराने पाठवलेल्या एका फकीराच्या जवळ तो खुदा बख्श बऱ्याच दिवसापासून जात असतो। आपल्याला काहीतरी हा फकीर आपल्याला काहीतरी उपाय सांगेल आणि आपलं नशीब खुलेल ह्या आशेने। कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है, म्हणजे त्या फकीराची किस्मत। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर यहां आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाए। जानो तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां की वो खुशहाल थी,
तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी, इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदा बख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूं। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिन से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास रोज जाता हूं की हमारे दिन फिर जाय. तर ह्या अंधश्रद्धा हिंदू मुस्लिम दोन्ही समाजामध्ये असतात, त्या काळातही होते. कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए. पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं वो अकारत कभी नहीं जाएगी. अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे. सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था. खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर रहते हो, मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न कहीं आ सकती हूँ. मुहर्रम सर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं, कंगनियां थी सो एक एक करके बिक गई. अब तुम ही बताओ क्या होगा. यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है. मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो जाएगा. खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए. सरमाया म्हणजे भांडवल. खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती. और सचमुच अंबाला छोड़ने की सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है. क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम. सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या टाका मारो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा जरूर ला दो. मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी. सफेद नैनों का एक दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ काला रंगवा लिया जाएगा. सिर्फ एक शलवार की कसर है, तो वह तुम किसी न किसी पैदा कर दो. देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम किसी न किसी तरह जरूर लाओ. मेरी भत्ती खाओ अगर न लाओ. खुदा बख्श उठ बैठा. अब तुम खामखा जोर दिए चली जा रही हो. मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है. हा एक मुहावरा आहे, म्हणजे माझ्याकडे आता अफू खायलाही पैसे नाही, विष खायला पैसे नाही. हाँ, कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो. दुआ करो आज रात ही अल्लाह के आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे. लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे. तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो. जंग से पहले तो साटन 12-14 आने गज मिलती थी. गज म्हणजे एक वार, म्हणजे एक यार्ड 3 फूट. म्हणजे त्या काळी सॅटिनच्या कापडाचा भाव 12-14 रुपये 12-14 आणि वार होता. अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है. 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कोई हिला करूंगा. हिला म्हणजे व्यवसाय. ये कहकर खुदा बख्श उठा. लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं. होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर खाया, जहर मार किया और सो गए. सुबह हुई. खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई. कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरे में टहलती रही. दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद नैनों का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई. कपड़े धोने के अलावा वह रंगने का भी काम करता था. रंगारी जे असतात त्यांना रंगरेज म्हणतात आणि बऱ्याच वेळेला लॉन्ड्रीवाले जे असतात ते पण हे डाइंगचं पण काम करतात. ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छुपे हुए थे. ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई.
जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई, फारिग म्हणजे मोकळी, नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई, म्हणजे थंडी थोडीशी वाढली, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई। नागवार म्हणजे अनप्लेजेंट। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफ्तन उसे शंकर नजर आया। दफ्तन म्हणजे सडनली। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था। मुतमईन म्हणजे सैटिस्फाइड, जैसे उसका अपना घर है। चुनाचे बड़ी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वो गांव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उसे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई। शशोपंज में गिरफ्तार होणं म्हणजे असमंजसमध्ये पडणे, काय करावं याचं हे न कळणे। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई और कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर है। कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो इन फजुलियात को। म्हणजे फजुलियात म्हणजे बिनकामाच्या गोष्टी। छोड़ो इन फिजूल की बातें। भी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, और कुछ भी है। सुल्ताना जहनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गए। तुम में और दूसरों में भी फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। उनमें और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती है जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बातों को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूं। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूं आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तो तुम्हें ऐसी सादा लोह औरतें भी मिल जाएगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है, और तुम बगैर किसी एहसास के कबूल कर रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठकर खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात तो बताओ। सुल्ताना को झेप सी गई म्हणजे लाजणे। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूं, मगर कहो रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने जुर्रत म्हणजे अरोगंस। सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा,
नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली सलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया। मेरी जेब में तो इत्तिफाक ही से कभी कुछ होता है. इत्तिफाक म्हणजे योगायोग. माझ्या खिशामध्ये कधीतरी योगायोगाने काही सापडतं. बहरहाल मैं कोशिश करूंगा. मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी. ले, बस अब खुश हो गई. सुल्ताना ने बूंदों की तरफ देखकर शंकर से पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे. इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी. बोलो देती हो? ले लो. ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतार कर शंकर को दे दिए, ये कानातले झुमके. इसके बाद अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था. म्हणजे ते कानातले झुमके शंकरला दिले, नंतर तिला पश्चाताप झाला. हा, पण तोपर्यंत शंकर निघून गेला होता. सुल्ताना को कतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा. तिला बिल्कुल विश्वास नव्हता की शंकर आपलं जे प्रॉमिस आहे ते पूर्ण करील. मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई. सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था. अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो, अब मैं चलता हूं. शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की. उसकी पतलून में शिकणे पडी हुई थी. शिकणे म्हणजे काय? सुरकुत्या. म्हणजे त्याच्या पॅन्ट मध्ये सुरकुत्या पडलेल्या होत्या. बाल बिखरे हुए थे. ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है. सुल्ताना ने कागज खोला. साटन की काली शलवार भी ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी. सुल्ताना बहुत खुश हुई. बूंदों और इस सौदों का जो अफसोस उसे हुआ था, इस शलवार ने और शंकर की वादा इफाई ने दूर कर दिया. दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई. तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई. सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई. उसने सुल्ताना की तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह शलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है. ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी. ये बूंदे तुमने कहां से दिए? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए है. इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा. ही कथा संपते. कथा ऐकली सगळ्यांनी? हो. हा, आवडली कथा? फारच छान. आहे की नाही मजेदार कथा? आणि एक वेगळं विश्व. हा, डिटेल. हो. आपल्याला जे माहित नसतं, जे विश्व ते उभं केलेलं आहे म्हणतो नाही. अगदी वेगळं विश्व आहे. ह्या बायका, त्यांचे आपापसातले संबंध, त्यांच्याबरोबर राहणारी त्यांची जी यजमान हा शब्द मराठीत वापरतात, पण त्यांचे पार्टनर म्हणा किंवा काही म्हणा, तर त्यांचं जीवन कसं असतं आणि साध्या साध्या गोष्टी त्यांच्या आयुष्यातल्या मंटूंनी त्या टिपलेल्या आहेत. छान आहे. एक चला, तर खूप लिखाण सगळ्यांना- अगदी सटल आणि हे होतं की बारकावे आणि याने आणि भरलेलं. सूक्ष्म निरीक्षण आणि आणि छटा त्यांनी त्या दुसरं, ही उघडलेल्या आहेत. कथा ऐकताना हम्म. दस्तक ह्या पिक्चरची आठवण झाली. हो 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 की त्याच्याच बरोबर खाली दुकान होतं, वरती हे हो, बरोबर होतं, आहे. आणि हो 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 ओव्हरऑल पिक्चरायझेशन ह्या सिच्युएशनची मिळणार असं. हो, बरोबर आहे. तर मंटोच्या बहुतेक सगळ्या कथा आहेत त्या अशाच सर्वसामान्य वर्गातल्या श्रमजीवी वर्ग, वेश्या व्यवसाय चुनांच्या करणाऱ्या शब्दाचा अर्थ स्त्रिया. काय सांगितलं होतं तुम्ही? चुनाचे म्हणजे देअरफोर, म्हणून, देअरफोर. हा, म्हणून, अकॉर्डिंगली. हा, रेखा जाधव नवीन आलेले आहेत, त्यांना मी म्यूट केलं होतं कारण मध्ये काही आवाज येत होता. रेखा जाधव, नमस्कार. तुम्ही अनम्यूट व्हा.
रेखा जाधव आपल्या लोलकच्या मेंबर आहेत का डॉक्टर आहेत? नमस्कार. नमस्कार. हा नमस्कार. तुम्ही हा. लोलक मी मेंबर आहात? मुलगा मुलगा आहे आमचा अनिरुद्ध जाधव. बरं बरं, छान छान छान. हा, हा. बरं बरं. तर अच्छा. तो आहे बहुतेक सभासद. त्याने पाठवलं होतं मला. मग अच्छा आम्ही अच्छा. दोघांनी ऐकलं. तर जाधव सर आणि मी सर. नमस्कार नमस्कार जाधव सर. छान. हो. कथा आवडली ना? नमस्कार. हो, खूप छान, बरं खूप बरं छान. बरं बरं, थँक्यू, धन्यवाद. बरं, आता उशीर झालाय तर आपण आता आज हो. रजा घेऊया. बरं, तर चला, खूप इथे थांबतो चांगली मग आता. वाचली कथा, खूपच चांगली वाचली आणि हो, thank you. योग्य वेळी धन्यवाद, sir. information खूप दिली, छान. अर्थ सांगितला. भाटे मॅडम आपला पण परिचय फार सुंदर होता. हो. तर आपण काही दिवसांनी मंटोची परत एक दुसरी कथा आपण घेऊया, थोडा गॅप गेल्यानंतर. बरं, तर आज इथेच थांबूया. आता मी आणि ही नेटवर मिळेल ना सर ही कथा? हो, नेटवर देवनागरीमध्ये पण आहे. हा, रेखा.org ह्या वेबसाईटवरती ती कथा आहे. बरं. तिथे तुम्ही वाचू शकता. कथेचं म्हणजे काही शीर्षक शब्द काय होतं? काली शलवार. धन्यवाद. आणि ह्या नावाचा एक कथा संग्रह पण आहे मंटोचा, त्याला काली शलवार हेच नाव दिलेलं आहे. आहे, मजेदार कथा आहे. बरं, आता थांबतो मी, आता एंड करतो. धन्यवाद. शुक्रिया. शबा खैर. शब्बा खैर. शुक्रिया. शब्बा खैर. परत भेटूया. शब्बा खैर. बरं. जब्बा खैर.